एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं जो सभी कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक प्रकार से माना जाए तो अंग्रेजी की क्या है वो नींव होती है। देखिए, आज का बिंदु हमारा है टेंस। हर बालक पढ़ना चाहता है टेंस के बारे में। देखो, ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज होती है, जब तक बालक के टेंस क्लियर नहीं होंगे तब तक वह ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं आपको टेंस प्रारंभ कर रहा हूं और अपना ये वीडियो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने से पहले मैं आपके सामने इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूं कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल, तो और काल का वो समय होता है। तो टेंस का मतलब समय से है, यानी जो सेंटेंस आता है वो हमारा किस काल में है, इस बात में जानकारी हमको मिलती है। देखिए, टेंस हमारे तीन होते हैं। सबसे पहले टेंस को शुरू करते हैं। टेंस अर्थ क्या होता है इसका? काल। और टेंस हमारे तीन होते हैं। इसमें पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 पर आता है फ्यूचर। तो सबसे प्रारंभिक बिंदु यही है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट ये होता है भूतकाल, और फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य काल। तो हाल हमारे समझ आ गया। टेंस कितने होते हैं? 4 होते हैं। 3 पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में होता है वर्तमान काल, वह समय जो हमारे सामने चल रहा है, जिस समय अपन मौजूद हैं, हमारे सामने जो चल रहा है वो होता है वर्तमान काल। वह समय जो निकल गया वह होता है पास्ट, और फ्यूचर वह होता है जो अभी तक आया नहीं, आने वाला है, वो हमारा क्या होता है? फ्यूचर होता है। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बताइए? 4। अब प्रेजेंट के भी आप कितने लिखेंगे? 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। इस प्रकार कितने भाग हो गए? 12। तो हम देखेंगे कि टेंस के कुल कितने भाग होते हैं? 12। टेंस का अध्ययन 12 भागों में किया जाता है। अब हम देखेंगे कि 4 भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल के नाम से भी जानते हैं। इंडेफिनिट, इसका दूसरा नाम होता है सिंपल। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तीसरा होता है, तीसरा टेंस आपका होता है परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा टेंस होता है, चौथा भाग परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपके सामने क्लियर है। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो इस प्रकार से कुल हमारे टेंस के 12 भाग होते हैं। तो हम देखेंगे इस प्रकार कुल 12 भाग होते हैं। टेंस के कुल कितने भाग होते हैं? 12 भाग होते हैं। अब इन 12 भागों में हमने क्या देखा है कि पहला भाग है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम यहां से प्रारंभ करते हैं कि पहले भाग को पढ़ेंगे। पहला भाग हमारा जिसको कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए मुख्य रूप से वाक्य की पहचान आवश्यक होती है। टेंस की पहचान किससे होती है? वाक्य के अंत में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के आधार पर हम वाक्य के टेंस की पहचान करते हैं। पहचान पहचान ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता। पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि सब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में डू, डज, मेन वर्ब B1 या B1 प्लस ACS, B1 या B1 प्लस ACS यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म हम क्या जोड़ते हैं? SES। तो अब हम देखेंगे, दोनों ही बातें ध्यान रखना जरूरी है। डू डज का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए, डू का प्रयोग करते हैं I, we, you, they, वे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई, वी, यू, दे, वे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई, वी, यू, दे व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी बहुवचन कर्ता जब होता है तब हम किसका यूज करते हैं? डू का। डज, डज का लिखेंगे ही, शी, इट, नेम, वे सिंगुलर सब्जेक्ट। ये डू का प्रयोग हो गया, डज का प्रयोग हो गया। अब हम इसमें विशेष जो अन्य टेंसों में नहीं होता है, कुछ खास टेंस होते हैं जिनमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। देखिए, नोट डाल के लिखेंगे ए अफर्मेटिव में आता है हमारा B1 या B1 प्लस SES। बी अदर सेंटेंसेज इसमें आता है डू डज प्लस B1। यहां तक का बिंदु नोट करना है या हमें स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया में हम क्या करते हैं? एसीएस जोड़ते हैं। अगर हमारा अदर प्रकार है सेंटेंसेस का, जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसके अंदर हम डू डज के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। जैसे वह बाजार
जाता है, वह बाजार जाता है। हमारा सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, इसलिए क्या करेंगे, ही। अब डू डज नहीं लगाएंगे, जाता है, जाना का अंग्रेजी क्या होती है हमारी गो, और गो में हम एस जोड़ दें, क्यों, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ही गोज टू मार्केट। तो हमने यहां पर देखा कि सिंपल सेंटेंस होने पर हम क्रिया में डू डज का यूज नहीं करते। तो ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। अगर ये हमारा वाक्य नेगेटिव में होता तो हमें डू डज भी लगाना होता, जैसे तुम गाना नहीं गाते थे, तुम गाना नहीं गाते हो, ये हमारा नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव जो है वो अदर में आता है, अदर सेंटेंस से क्या लिखा हुआ है, डू डज प्लस B1, या डू डज के साथ B1 लगाना है। तो यू, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। अब हम देखेंगे डू लगाना है, डज लगाना है, ये सूची आपके सामने है। डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे, वह प्लूरल सब्जेक्ट। तो यू यहां पर आ रहा है, इसलिए क्या आ रहा है, डू, तो ये क्या लगा देंगे, डू। नेगेटिव है इसलिए नॉट, तो यू डू नॉट गाते हैं, गाते हैं सिंग, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव जो आता है उसमें डू डज को सब्जेक्ट के पहले लेते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के पहले डू डज और सब्जेक्ट के बाद नॉट। इस प्रकार से हम वाक्य की ट्रांसलेशन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो 6 में पढ़ता है या 10 में पढ़ता है, टेंसेज का उसके लिए बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जब तक टेंस नहीं सीखेगा तब तक उसके लिए कुछ भी नहीं होगा, वाक्य नहीं बना सकता। तो अब हम वाक्य बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये वाक्य में शब्दों को हम किस क्रम से रखें, वो एक स्ट्रक्चर निर्धारित होता है, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। देखिए, अब ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको विशेष देखेंगे। स्ट्रक्चर हमारा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, और चारों प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। हालांकि बहुत कुछ सेम होता है, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे कि आगे के टेंस में भी उसी प्रकार से परिवर्तन होता है। देखिए, सबसे पहले हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट B1 या B1 प्लस SES, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। सब्जेक्ट B1 या B1 प्लस SES, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। नंबर 2, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, B1, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये नेगेटिव, पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। नंबर 3 इंट्रोगेटिव आता है। स्ट्रक्चर प्रारंभ होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट B1, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। चौथा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड,
डू डज, सब्जेक्ट नॉट, B1 ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। तो हमने देखे 4 स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब ये 4 स्ट्रक्चर में देखेंगे हम। जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिया है, सब्जेक्ट B1 या B1 प्लस SES, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, B1 ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। क्वेश्चन वर्ड डू डज, सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। क्वेश्चन वर्ड डू डज, सब्जेक्ट नॉट, B1 ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। तो चारों प्रकार के वाक्यों का हमने 4 स्ट्रक्चर लिखे हैं। पहला हमारा है अफर्मेटिव। देखेंगे कौन सा प्रकार है, बताइए, अफर्मेटिव। दूसरा प्रकार हमारा होता है निगेटिव। तीसरा प्रकार अपना होता है इंटेरोगेटिव, और चौथा प्रकार होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से 4 हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सभी प्रकार के चाहे टेंस कोई सा भी है, स्ट्रक्चर सेम होता है, ट्रांसलेशन करने का तरीका सेम होता है। अंतर केवल हेल्पिंग वर्ब और क्रिया की फॉर्म का होता है, बाकी शेष कुछ भी अंतर नहीं होता है, सभी में समान होता है। अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, इसको समझें। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इसके रूल्स और एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए बराबर आप मेरा वीडियो देखते रहें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।